तो क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे? यस सर। यस, ओके, वेरी गुड. गुड इवनिंग एवरीवन. यस वेदांत, वेरी गुड. प्रकाश, चलो. तो आज हमें डाउट डिस्कस करना थे सर्कुलर मोशन के, ठीक है, और पेपर भी डिस्कस करना था, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेपर से करें. अच्छा, आज मैंने पासवर्ड जो रखा आपने देखा होगा. वेरी गुड. तो मेरी आदत ऐसी है कि पासवर्ड अपन है ना उस दिन की जो हिस्ट्री रहती है उससे रिलेटेड करेंगे. तो आपने आज जो पासवर्ड देखा उसके बारे में कुछ सर्च करा? यस, बिल्कुल सही कुशाग्र, बिल्कुल सही विदही. तो आज क्या है, थोड़ा सर्च करना उनकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है. खुदीराम बोस के ऊपर अपन ने जो फ्रीडम फाइटर है उनके ऊपर आज पासवर्ड रखा था. तो टुडे इज समथिंग रिलेटेड टू हिम, है ना. आज उनके बारे में कुछ उनसे रिलेटेड कुछ चीज है, तो आप सर्च करना. टुडे इज 11 अगस्त. यस, बिल्कुल सही प्रियांशु, बिल्कुल सही. और उनके बारे में सर्च करना, देखना कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी. ओके. 11 अगस्त से आज तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. चलो, तो वो तो चीजें ठीक है, आप देखिएगा. अदरवाइज अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं. तो पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. यस मानसी, बिल्कुल सही. तो सबसे पहले पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ये मैंने लिंक आपको मैंने सेंड करी थी, तो मैं इसी तरह के पासवर्ड रखता हूँ जनरली. तो पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. TNP 1E, है ना. मैं पेपर ओपन कर रहा हूँ मेरे पास. 1 मिनट दीजिए मुझको. आप जल्दी से अपने पास सब बच्चे पेपर ओपन कर लीजिए और जो जो डाउट्स है देख लीजिए जल्दी से. तो ये मेरे पास पेपर ओपन हो चुका है, ठीक है. अब बताओ. फर्स्ट पेज पे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको. इन 4 में कोई डाउट? पेपर में कुछ क्वेश्चन WP के थे, हाँ कुछ क्वेश्चन WP के थे, बट वो सब की सब उसके थे ना. WP के जो भी क्वेश्चन थे वो तो सब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे, तो उसमें चलता है, ठीक है. चलो, आपको आखिरी के जो 10 क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन थे 5 करने के, तो 5 क्वेश्चन करो. उसमें से आप WP के दिख रहे तो वो मत करो. सिंपल सी बात है. मतलब आपके लिए एक तरह से हो गया कि ऑप्शंस कम हो गए. एक 20 में से भी था, क्या बात कर रहे हो प्रखर? 20 में से तो नहीं होना चाहिए था. देख लेंगे अपन, होगा तो कुछ, है ना. क्वेश्चन 7. अच्छा, वो वेक्टर में भी था तो ठीक है. छोटा मोटा क्वेश्चन वर्क निकालना तो आता है सबको. वर्क निकालना, हाँ बेसिक पे कोई क्वेश्चन हो तो उसको थोड़ी अपन कुछ बोलेंगे. वर्क इतना तो पता है सबको कि डब्ल्यू अपने पढ़ा है, वेक्टर जब पढ़ा है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो उससे आप कर सकते हो, है ना. चलो, अब मेरे पास डाउट किसी के कुछ नहीं आ रहा है अभी तक. कोई डाउट है पेपर में? शुरू के 10 क्वेश्चन में कोई डाउट? 5th नंबर आया. 5th. A force of 100 Newton need to be applied parallel to a smooth inclined plane just to hold a body on it. The angle of inclination of the inclined plane is 30 degree. How much horizontal force needs to be applied to do same? तो आपको इंक्लाइन के पैरेलल जो फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, वो दे रखा 100 न्यूटन का, पैरेलल टू स्मूथ इंक्लाइन. और आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है. कोई बॉडी है, इसको आपको रेस्ट पे रखने के लिए इंक्लाइन के पैरेलल जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो 100 न्यूटन का है, मिनिमम फोर्स. और इंक्लाइन कैसा है? स्मूथ है, ये स्मूथ है. तो अगर इंक्लाइन स्मूथ है, इसका मतलब कि जो नीचे की तरफ mg sin थीटा होगा उसी को बैलेंस करने के लिए आपने फोर्स लगाया होगा, mg sin 30, है ना. और फिर बाद में सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा. तो मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया, जो भी वो फोर्स होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो mg को बैलेंस, mg का कंपोनेंट बैलेंस करना चाहिए. बाकी फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मल बैलेंस कर देगा. तो अब अपन बोल देंगे कि F cos 30 should be just balancing mg sin 30.
बट mg sin 30 की वैल्यू 100 है, दिस इज 100, cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2। तो देखो क्वेश्चन हो गया, आप एक्स आ गया। अरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट कंपोनेंट मस्ट बी F cos 30, F cos 30 इज बैलेंसिंग mg sin 30। तो ये हो गया। चलो फिफ्थ समझ आया कि नहीं बेटा? 7th और 9th पे आऊंगा मैं, फिफ्थ बता दो जल्दी से आया कि नहीं? यस ओके। अब 7th और 9th। 7 देखो मैं थोड़ा सा ना फास्ट करता हूँ जब क्वेश्चंस डिस्कशन में करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने कर रहा है क्वेश्चन अच्छे से, तो मैं फटाफट करूंगा चीजें हमेशा, और आपको जब भी लगे कि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे उसी इंस्टेंट पर रोक के पूछ सकते हो, ठीक है? तो डिस्कशन में क्योंकि जिसका जो डाउट है वो बच्चा उस समय ध्यान से देखे, बाकी का टाइम खराब नहीं है, उससे थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे अपन, है ना? इज इट ओके? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा थोड़ा फास्ट करूंगा। चलो 7, a block of mass m is pulled along the horizontal frictionless surface by a rope of mass m by applying a force p at the end of the rope. The force which the rope exerts on the block is, so ये क्वेश्चन सेम आपके मॉड्यूल में होगा। p फोर्स जो लगाया है ना, उससे पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, रोप का मास स्मॉल एम है, फोर्स लगाया p, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय टोटल मास। यही एक्सेलरेशन ब्लॉक का है, तो ब्लॉक को ये एक्सेलरेशन देने की रोप में जो टेंशन लगाना चाहिए, टेंशन होना चाहिए इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। समझ में आई बात? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो नेट फोर्स बाय मास, एंड इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंशन दे रहा है, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर आदित्य? यस ओके वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। A train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards the south direction parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is equal to, अच्छा ट्रेन है, ये ट्रेन 150 मीटर की लेंथ है इसकी, दिस इज फ्लाइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ विद a speed of 10 मीटर पर सेकंड, और देयर इज अ पैरेट, छोटा सा पैरेट है जो इधर फ्लाई कर रहा है साउथ में, उल्टा ट्रेन के अपोजिट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 50। जब ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैरेट यहाँ आ जाएगा तो ट्रेन को क्रॉस कर लेगा, तो 150 मीटर कवर करना है रिलेटिव 15 से, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, ये गया आंसर। तो समझ में आ रहा है आदित्य? रिलेटिव से करना है बेटा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैरेट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसने 150 कवर कराया, 150 ट्रेन के रिलेटिव कवर कराया, and relative will be difference of these two will be 550 because their direction is different, तो ऐड अप हो जाएगी, है ना? ओके और कोई 10 तक? और कोई? और अगर 10 तक नहीं है तो आगे आ जाते फिर अपन जल्दी से, बताओ 20 तक कोई और डाउट? 13 two block mass 0.4 and 1 kg are placed in separation 44 meter, two equal and opposite forces of magnitude 6 newton are applied on the block, due to which the block start moving towards each other. If air drag on the blocks are 2 newton and 5 newton respectively, find the time when the blocks will collide. तो ये भी रिलेटिव का क्वेश्चन है। दो ब्लॉक 44 मीटर के सेपरेशन पे रखे, 44 मीटर का सेपरेशन, अब दोनों पे फोर्स कितना लगा है? 2 equal forces of 6 newton are applied and there is some air drag of 2 newton and 5 newton. ड्रैग है तो ऑफकोर्स रिटार्डेशन होगा। इस पर जो फर्स्ट वाला है वो 0.4 था एंड द सेकंड वन इज 1 kg, ठीक है? रिस्पेक्टिवली बोला है तो फर्स्ट पे अपन देखो एक चीज की गलती हो सकती थी यहाँ पर कि फोर्स है ना, आप ये इंटरचेंज कर लेते, ये गलती हो सकती थी। तो दे हैव मेंशन्ड द 0.4 kg ब्लॉक फर्स्ट, और उस पर पहले आपको 2 न्यूटन दिखाया, तो 2 न्यूटन इससे लगा देना चाहिए। एयर ड्रैग बस एक क्या होता है, एक फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, तो वेलोसिटी इधर आने वाली इसलिए अपोजिट लगा दिया। ये 4 न्यूटन हो गया नेट फोर्स, हाँ वही। चलो तो अब ये इस पे नेट फोर्स 4 न्यूटन, 4 बाय 0.4 कर दो, 4 बाय 0.4 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 0.4 10, इसका 10 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन, इसका 6 - 5 1 1 बाय 1 1, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 11।
11 रिलेटिव एक्सेलरेशन है, 44 मीटर कवर करना है, टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा s = ut + हाफ at स्क्वायर। यहाँ से टाइम आ जाएगा। अब हो गया क्या? अच्छा राहुल बोल रहा है आ गया फिर से, ठीक है ओके। अब 11th का एक और पूछा है मेरे से तनिष्क ने। 11th में पुली का मास कंसीडर करना है क्या? 11 देख लेते हैं। अज्यूम ईच सरफेस इज स्मूथ, पुली इज लाइट एंड स्मूथ। तो क्वेश्चन में लिख दिया पुली इज लाइट एंड स्मूथ, तो पुली का मास तो है ही नहीं, कंसीडर करना ही नहीं है। इन द गिवन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज, पुली का एक्सेलरेशन बताना है। तो पुली का जो भी एक्सेलरेशन होगा मास का क्या होगा उससे रिलेट कर सकते हो आप। देखो अगर पुली का एक्सेलरेशन ए है तो दोनों तरफ से रोप को ए एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा ना, इसलिए मास को 2a से चलना पड़ेगा ना। जो भी मास का एक्सेलरेशन होगा उसका फिर आधा एक्सेलरेशन पुली का आ रहा है ना यहाँ से। अगर ये a होगा तो पुली का a/2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? हाँ चलो ओके। तो अब ये भी हो गया आई थिंक ना। अब आप आगे तो कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है। फोर्स उन्होंने पुली पे लगाया था F, तो यहाँ F/2 मास पे F/2 का फोर्स लगाया, तो मास का एक्सेलरेशन होना चाहिए F/2 बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसका भी आधा पुली का, तो F/4 है आंसर। नाउ 16th ओके 16th a block of mass m is in contact with the card C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the card is mu. The acceleration alpha of the card that will prevent the block from falling satisfies. अच्छा, अगर अल्फा एक्सेलरेशन है तो m मास भी अल्फा एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा, उसके यहाँ से नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो नॉर्मल होगा वो इतना होना चाहिए जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स mg बैलेंस कर ले। तो फ्रिक्शन which has the maximum value of mu n is going to be m alpha. This must be balancing mg. So mg is equal to mu m alpha. तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू देखो क्या आ गई है, g/mu। दिख रहा है g/mu। तो मास अगर जीरो है तो कैसे एक्सेलरेशन निकाला? बेटा एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन में हमें, मास जीरो कहाँ बोला उन्होंने, और एक्सेलरेशन दिया है क्वेश्चन में अपन को। आप कौन से क्वेश्चन की, पुली की बात कर रहे हो क्या बेटा? पुली वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, पुली का एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो सकता है? मास जीरो है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो सकता? और एक्सेलरेशन मैंने निकाला है कंस्ट्रेंट से। अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है तो पुली का a/2 होना चाहिए। कंस्ट्रेंट पढ़ा होगा आपने, पुली पर 2t का टेंशन है और ब्लॉक पे t का है, तो पुली पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हाफ होना चाहिए, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन आधा। ठीक है, मास पे एक्सेलरेशन, मास का टेंशन t, पुली पर 2t, तो 2t का है इसलिए आधा। ओके, कंस्ट्रेंट से लिख दिया अपन ने उसका एक्सेलरेशन। चलो ये क्वेश्चन क्लियर फ्रिक्शन वाला? तो 14th एक डाउट आया मेरे पास, 14th जस्ट अ मिनट। ब्लॉक ऑफ मास 14 तो अपन ने डिस्कस करा था शायद क्लास में, इसका आंसर गलत है, डी आ रहा है डी। इसमें ना जो एक्चुअली कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसमें ना नॉर्मल इतना ज्यादा आ रहा है कि नॉर्मल इनटू म्यू की वैल्यू हमेशा फोर्स की वैल्यू से ज्यादा आ रही है। समझे, इसका आंसर होगा डी। लक्ष्य समझ में आ रहा है क्या बेटा ये? यस ओके, है ना, आंसर इज डी बिकॉज द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ कॉस 60, इसलिए इसका डी। चलो और कोई डाउट? अब अगर 20 तक हो गए है तो 20 के आगे बताओ, आगे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड ऑफ इंटीजर, a wheel rotate around a stationary axis so that the rotational angle q varies with the time as pi equal to कुछ दे रखा उन्होंने k r square where k is this. Find the total acceleration in meter per second for the point of the rim at the moment t equal to 2.5 seconds. The linear velocity of the point at the rim at this moment is 0.65 meter per second. अच्छा, तो उन्होंने बोल रखा है कि थीटा इज वेरिएबल, वो शायद थीटा बनाया उन्होंने, रोटेशनल एंगल थीटा वेरीज विद टाइम, और इक्वेशन के आर स्क्वायर लिख दी उन्होंने, जबकि वो होना चाहिए के इंटू टी स्क्वायर। आई होप कि आपने मान लिया हो टी है वो, ठीक है।
तो थीटा अगर ये है तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2kt, अल्फा क्या हो जाएगा 2k। अब उन्होंने बोला है कि पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जो है वो कितनी है 0.65, वो होना चाहिए ओमेगा इंटू आर। तो तुम रेडियस तो शायद दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है, नहीं रेडियस नहीं दे रखी, 2.5 सेकंड पे बोला है। तो 2.5 सेकंड पे ये क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा है 2.5 सेकंड हो जाएगा, 2.5 रखो तो 5k, तो ओमेगा को 5k रख दो, 0.65 इज इक्वल टू 5k इंटू आर। तो आर मिल गया देखो यहाँ से, और आर मिल गया तो उसका पूछा है टोटल एक्सेलरेशन। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, रूट ओवर सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल, टेंजेंशियल हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, और सॉरी सेंट्रीपिटल ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल विच इज अल्फा, अल्फा इज 2k इंटू आर और इसका स्क्वायर। तो कुछ समझ में आ रहा है? ओके अच्छा, सब बच्चे बताओ मुझे, मेरी स्पीड ठीक है क्या कि बहुत ज्यादा है, बता दो। बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही आपको, समझ में आ रहा है? फाइन, ठीक है, ओके चलो। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तब आप डाउट पूछ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़े हुए आपने डेफिनेटली, है ना। तो अगर पढ़े हुए हैं तो फिर मैं फास्ट कर सकता हूँ, मुझे क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं फिर आपको, ठीक है। चलो और कोई डाउट है क्या इंटीजर में? फर्स्ट ऑफ इंटीजर, मास इम इज कनेक्टेड टू एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दे रखी है, टॉप एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू सीलिंग एट अ डिस्टेंस L above the floor. The initial conditions have been set up so that the mass swings around in the horizontal circle, with the string always making angle 53 degree with respect to the vertical as shown in the figure. The string is cut, then the time after which the mass m hits the floor. अच्छा देखो मास किस हाइट पर है वो तुम्हें पता है, क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है तुम्हें, तो मास किस हाइट पर है, 12.5 मीटर की स्ट्रिंग की लेंथ है और 53 डिग्री का एंगल है, तो अभी कितनी हाइट पर है मास, जो वो मास ऐसे घूम रहा है तो जमीन से कितनी हाइट पर है, ये एल है, और जब स्प्रिंग पूरी नीचे आ रही थी तो ये भी एल दिया है क्वेश्चन में, ये भी एल दिया है क्वेश्चन में हमको दिया है, देखो साइड में लिखा उन्होंने एल है, इसका मतलब ये एक्सिस हाइट कितनी है अभी, ये होगी एल माइनस एल कॉस 53। तुम्हें हाइट पता है कितने टाइम में गिरेगा, अब टाइम निकाल, √2h/g, ये रही हाइट, समझे। क्योंकि जो भी इसकी वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल तो वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल गिरने का टाइम तो ये आना चाहिए। आ रहा है समझ में? फर्स्ट ओके, आदित्य का सिक्स नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A man jumps from a stationary helicopter which is situated at a height of 100 meter. If the man opens the parachute after falling a distance of 80 meter and finally reaches the ground at a speed of 10 meter per second, ground at 10 meter per second, if the net retardation by parachute is a, तो क्या पूछा है आपसे, 2a/25 पूछा है। तो आपसे पैराशूट ने रिटार्डेशन कितना दिया पूछा है, सर जब गिरेगा तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर नहीं करेंगे, कुशाग्र बोल रहा है। कुशाग्र पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि टेंशन का वर्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे क्या, तो देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें बोला है कि रस्सी काट दी, पढ़ो कुशाग्र, स्ट्रिंग इज कट, हाँ है ना। तो क्या समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए अच्छे से। 100 मीटर के हाइट पे हेलीकॉप्टर है, स्टेशनरी है, मतलब हवा में खड़ा है बस वो, है ना, स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है, वहां से मैन गिर रहा है और फॉलिंग अ डिस्टेंस 80 मीटर बाद उसने पैराशूट ओपन करा है। चलो तो 80 मीटर पे उसने क्या स्पीड एक्वायर कर ली होगी, यहाँ पर तुम्हारा हेलीकॉप्टर था, यहाँ तुम्हारा हेलीकॉप्टर था, मान लो ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर था तुम्हारा, ठीक है, ये घूम रहा था, यहाँ से आदमी गिरा, तो जब आदमी गिरा यहाँ से तो 80 मीटर तो गिर चुका है, तो उसने स्पीड यहाँ √2g एक्वायर करी होगी ना, और उसके बाद फिर रिटार्डेशन मिल रहा है उसको 20 मीटर के डिस्टेंस में, और फाइनल जो जमीन पे स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये रिटार्डेशन पूछा है। तो क्या पता है, देखो इनिशियल स्पीड पता है क्योंकि आपको पता है 80 मीटर हाइट है, फाइनल स्पीड पता है और हाइट पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v² = u², 2g, g को 10 ले लो, क्वेश्चन में 10 ही दिया है शायद,
ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन इज a माइनस ले लेंगे तो रिटार्डेशन है इनटू हाइट आप कितना गिरा है वो 20 मीटर। तो आ गया एक, आ गया क्या? बोलो ये आया क्वेश्चन नंबर 6। आदित्य, ओके, आदित्य बोल रहा है जी को कंसिडर नहीं करेंगे। जी को कंसिडर नहीं करेंगे का मतलब क्या बेटा? जी को कंसिडर नहीं करेंगे मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहे हो? सर जब लास्ट के 20 मीटर गिर रहा है तब, तो लास्ट के 20 मीटर में पैराशूट ओपन करा, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ग्रेविटी का फोर्स भी लू क्या? देखो मुझे नेट रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन इज ऑलवेज नेट, सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं सबका मिलजुल के जो रिजल्ट आता है ना वो एक्सेलेरेशन होता है, उससे एक्सेलेरेशन मिलता है, समझे? सो लास्ट के 20 मीटर में भाई कितने फोर्सेस लग रहे हैं मुझे थोड़ी देखना है, मुझे तो बस ये पता है कि कोई रिटार्डेशन है, वो रिटार्डेशन निकालना है, वो किसने दिया मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं फोर्स थोड़ी कंसीडर करते हैं अपन एक्सेलेरेशन लिखने में। हमको तो v और u, सॉरी u और v पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलेरेशन निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, सिंपल। एक्सेलेरेशन रिजल्टेंट ही आता है उसके अंदर कभी भी, समझे? फोर्सेस लिखने में फोर्सेस कंसीडर करना पड़ता है, एक्सेलरेशन तो हमेशा रिजल्टेंट ही आता है ना। तो इसके लिए आपको आपने शायद जी लेके गलती कर दी। चलो और बताओ, और कोई डाउट किसी को भी? 9th आया है, एक को डाउट भी आया मेरे पास, 10 का केस समझा दो, ठीक है? 9 10 करते, अगर नेट नहीं लिखा होता तो रिटार्डेशन थ्रू एयर ड्रैग दिया होता तो, ऐसा कभी कोई देगा ही नहीं आदित्य। वो फोर्स पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं पूछ सकते, एक्सेलरेशन हमेशा रिजल्टेंट होता है। वो ये पूछ सकते हैं कि एयर ने कितना ड्रैग का फोर्स दिया, ये पूछ सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि एयर ड्रैग का फोर्स क्या है, तो वो कैसे निकालते हैं? यहाँ से जो रिटार्डेशन आया, अब देखो जो भी आदमी था उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और एयर ड्रैग, तो आप लिखते एयर ड्रैग का फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू जो भी रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड था, ऊपर ही आएगा ना रिटार्डेशन है, तो इससे आप एयर ड्रैग का फोर्स निकाल सकते हो, समझे? चलो ओके, अब 9th और 10th। 9 the equation of motion of projectile दे रखी है, given that g is 10 what is the horizontal range meter of the projectile? so horizontal range के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? horizontal range की इक्वेशन क्या होती है वो लगा दो बस, और क्या इक्वेशन से हमको क्या क्या मिल रहा है वो कंपेयर करो। आपको पता होना चाहिए कि ट्राजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है। y होता है x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इफ यू कंपेयर tan थीटा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 12 है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो देखो उन्होंने क्या लिखा है 3/4, तो 3/4 इज g विच इज 10 अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ tan थीटा इज 12, तो व्हाट इज cos थीटा वो आप निकाल सकते हो, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos थीटा क्या हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इन दोनों के स्क्वायर का सम, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर करना है तो 1 अपॉन 145। देखो यू स्क्वायर आ गया यहाँ से, आ रहा है क्या? बस अब u आ गया, थीटा आ गया, हो जाएगा क्वेश्चन, रेंज मिल जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यू पता है यहाँ से निकाल लो, साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, जी डिवाइड करो, हो गया क्वेश्चन। चलो सर सीधे गिवन इक्वेशन के रूट्स निकाल ले, और एक जीरो आएगा लॉन्चिंग के लिए, दूसरा लैंडिंग के वक्त का। हाँ वो भी कर सकते हो, और उससे भी आसान चीज बताता हूँ, इक्वेशन के रूट निकालने से भी आसान चीज बताता हूँ। इसमें से आप इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी की इक्वेशन और याद करो, y इक्वल टू एक्स इन थीटा इनटू 1 माइनस एक्स बाय आर, ये याद है? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऐसे तो लिखते हैं, तो जो दी हुई इक्वेशन थी ना उसको इस फॉर्म में लिख लो, है ना? वो x tan थीटा मतलब 12x कॉमन ले लो, 12x कॉमन ले लो, उधर से 12x कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 12, एक x गायब हो गया,
तो 3 से देखो 4 आ जाएगा नीचे, 4 4 16 आ रहा है नीचे, तो साफ दिख रहा है रेंज इज 16। कुछ भी नहीं करना है इतनी मेहनत, ये ज्यादा अच्छा तरीका हो गया, समझे? चलो और बताओ। 10th, a train is moving on a track at 30 meter per second. A ball is thrown from it perpendicular to the direction of motion at 30 meter per second at 45 degree from the horizontal. अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। A train is moving on the track at 30 meter per second. A ball is thrown from it perpendicular to direction of motion at 30 meter per second at 45 degree from horizontal. So ये क्या है? Find the distance of ball from the point of projection on the train to the point where it strikes the ground. फिर से पढ़ते हैं। ट्रेन इज मूविंग ऑन अ ट्रैक एट 30 मीटर पर सेकंड, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम इट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एट 30 मीटर पर सेकंड एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो 3D में है, बिल्कुल सही, ये 3D में है, बिल्कुल सही है ना? यस, कुशाग्र ने समझ लिया, 3D में है। तो कुछ क्वेश्चन का डायग्राम शायद कुछ ऐसा है, देखो मैं बनाता हूं। ये तुम्हारी ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही थी ट्रेन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में ऐसा इधर फेंका, लेकिन इधर वाले हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे, लाइक दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों वेलोसिटी मिलकर वो नेट में एक वेलोसिटी ऊपर और एक इधर साइड में एंगल पे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ मोशन होगा उसका, वो यहाँ कहीं गिरेगी बॉल जाके। समझ में आ रहा है ना? मतलब ट्रेन की वेलोसिटी इधर है, ट्रेन की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ट्रेन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, देखो ये ट्रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो, ये पेन जो है, दूसरा वाला पेन में इसको ऐसा रखूं चाहे ऐसा घुमाते जाओ, ये सभी परपेंडिकुलर होगा ना, बताओ? ऑल दिस डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर। ये समझ में आ रहा है क्या? इस पेन से ये दूसरे पेन की सारे डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो इससे परपेंडिकुलर ऐसा कुछ रखा है कि हॉरिजॉन्टल से 45 का एंगल है। ये समझ रहे हो? ऐसा कुछ है ना? जैसे ट्रेन को जब सामने से देखोगे, तो ट्रेन को सामने से देख रहे हो, ये तुम्हारी ट्रेन है जो आगे की तरफ आ रही है, इधर आ रही है, उसकी वेलोसिटी इधर है, और ऐसे कुछ फेंक दी बॉल 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे, और ट्रेन क्या है, इधर आ रही है फॉरवर्ड। समझ पा रहे हो? ट्रेन का मोशन इधर की तरफ है और ऐसे फेंक दी बॉल, है ना? बस अब रुको, पूछा क्या है अभी? शांति, अभी जल्दबाजी मत करना, अभी गलती हो सकती है, ध्यान से देखो। अब पूछा क्या उन्होंने? फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर, मीटर में निकालना है, ऑफ बॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द ट्रेन, ट्रेन पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से डिस्टेंस निकालना है, टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अच्छा, तो रेंज निकालनी है, सही बात है, बिल्कुल सही, रेंज पूछ ली, हाँ रेंज निकालनी। तो अब रेंज कैसे निकालोगे? देखो, इस बॉल की जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक इधर मान लो वो u थी, तो u cos 45 u by रूट 2, और एक वर्टिकल में u by रूट 2, और उसमें ट्रेन की जो वेलोसिटी v, ये दोनों का एडिशन होके नेट हॉरिजॉन्टल में इधर वेलोसिटी आ जाएगी। आ रहा है समझ में? हॉरिजॉन्टल में दो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी की, तो ट्रेन की वेलोसिटी भी है और उसकी बॉल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, ये दोनों मिलकर नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी, है ना? ट्रेन की 30 और 30 cos 45, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 30 बाय रूट 2, इनका रिजल्ट आएगा इधर, नेट में जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इनका रिजल्टेंट आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? 30 कॉमन ले लो, 1 + 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये आएगा नेट हॉरिजॉन्टल। नेट वर्टिकल पता है u by रूट 2, अब लगा दो रेंज का फॉर्मूला। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका मेरे पास? प्लीज रिपीट दिस। ओके, चलो, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस,
ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन ऐसी चल रही थी और उससे ऐसे एंगल पे अपन ने बॉल फेंकी है, सॉरी जो बॉल प्रोजेक्ट करी है ना बेटा उसको ऐसे प्रोजेक्ट करा है लाइक दिस, ठीक। तो अगर मैं बोर्ड पर दिखाऊं इसको आपको 3D में कुछ है तो मैं एक्सिस दिखाता हूँ जिससे शायद थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इन एक्स डायरेक्शन, तो ट्रेन थी जो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रही थी 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और इससे जो बॉल को प्रोजेक्ट करा है ना वो इस वाईजेड प्लेन में करा है, उसकी वेलोसिटी ऐसी है एट 45 डिग्री। तो बॉल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, दैट विल बी u बाय रूट 2, और एक ऊपर z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, दैट इज u बाय रूट 2। समझ में आ रहा है क्या ये? सभी बच्चे देखो बस। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हियर हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूं तो देखो कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में उस बॉल की एक तो ट्रेन की वजह से वेलोसिटी इधर है अलोंग एक्स एक्सिस व्हिच इज 30, एंड बॉल की खुद का प्रोजेक्शन से एक वेलोसिटी इधर है व्हिच इज u बाय रूट 2। तो दो वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इनका रिजल्टेंट ऐसे एंगल पे आएगा, एंड देयर इज वन वर्टिकल वेलोसिटी u बाय रूट 2, ओके। सो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, अब वो कैलकुलेशन तो आप आई थिंक कर सकते हो, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, फिर क्या होता था रेंज का फॉर्मूला 2ux uy बाय g, अगर आपको याद हो तो रेंज आ जाएगी क्या इसके बाद? अभी कोई डाउट इसमें आप बताएं क्या, किसी को भी कुछ डाउट बचाओ तो बताओ, अगर ये क्वेश्चन में कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम बच रही हो तो बताओ। वत्सल तो बोल रहा था क्लियर है, मानसी को क्लियर है, समर्थ को क्लियर है, सभी बच्चे देख लो। चलो सबका आंसर आ रहा है मेरे पास। तनिष आपको आया? तनिष, रुद्र प्रताप को आ गया, चलो तनिष को आ गया। यज्ञ प्रेरणा, यज्ञ प्रेरणा आपको आ गया? अक्षय को आ गया? अक्षय आप भी कुछ बता दो बेटा, आ गया कि नहीं? यस, ओके चलो। तो काफी बच्चों के मेरे पास यस आ गया, मतलब मैं मान लेता हूँ सबको आ गया, ठीक। तो पेपर में कुछ बचा है अब? एनी डाउट एल्स इन पेपर? नो, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा मैंने आज स्पीड से क्वेश्चंस करे, आप कंफर्टेबल थे सब स्पीड से? हाँ ओके ठीक है। चलो देखो पेपर में हमें तो स्पीड से करना पड़ते क्वेश्चंस, तो मेरी आदत ही थोड़ी सी क्वेश्चन स्पीड से करने की है, आप भी सीखो। अगर थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्पीड ज्यादा है तो कोशिश करो आप भी स्पीड अपनी बढ़ाने की, मुझे भी बोल दिया करो अगर कहीं भी कोई चीज नहीं लगे, जैसे इस क्वेश्चन में आपने बोला कि नहीं आया वापस बताओ, यू कैन आस्क एवरी एनी टाइम, कितनी भी बार पूछ सकते हो, मैं हर बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन शुरू में मैं हमेशा सबसे शॉर्ट में सबसे जल्दी हो जाए वैसे बताऊंगा, क्योंकि कई बार हो सकता है ना आपने क्वेश्चन करा हुआ है तो आपको फटाफट क्लिक हो जाए, इसलिए मैं पहले हमेशा शॉर्ट तरीका फिर बाद में लॉन्ग तरीका, है ना। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आप पूछ सकते हो, जब समझ में नहीं आया तो आपको बोलना है, ठीक है। चलो पेपर कंप्लीट, फिर पेपर में कोई डाउट और तो नहीं है, हटा दो। चलो पेपर हो चुका है, अब आ जाते हैं मॉड्यूल पे, मॉड्यूल पे आ जाते हैं पहले सर्कुलर मोशन का मॉड्यूल। तो मैं मेरे पास जल्दी से ओपन कर रहा हूँ, आप आपके पास फटाफट देख लीजिए मॉड्यूल आपका सर्कुलर मोशन का, एक सेकंड दीजिएगा मुझको, कहा गया कहा गया।
स्वस्ति बोल रही है इन दिस क्वेश्चन आंसर इज कमिंग 90√3 एंड नॉट 90। अच्छा 90√3 आ रहा है आपका। मैं मुझे लग ही रहा था इस क्वेश्चन में ना उन्होंने कुछ पूछने की लैंग्वेज सही नहीं है, वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं। देखो स्वस्ति बोल रही है इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है इससे। बहुत अच्छा हुआ स्वस्ति आपने पूरा कर लिया इसको। देखो मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज से लग ही रहा था कि कुछ ना उसमें गड़बड़ हो रही है। वो पूछना उन्होंने लैंग्वेज क्या लिखी है, एक बार अपन सभी बच्चे प्लीज ये क्वेश्चन वापस से देखो। ये जो क्वेश्चन करा ना अपने लास्ट वाला प्लीज वापस से देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ो, उसमें बोला है कि ट्रेन पर जो पॉइंट है जहां से प्रोजेक्ट करा है वहां से डिस्टेंस बताओ पॉइंट ऑफ लैंडिंग की। तो ट्रेन भी मूव कर रही है ना, तो जब बॉल लैंड होगी, जब बॉल लैंड होगी सपोज ये दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में मिलाकर बॉल कहीं यहाँ जाके लैंड होगी। ये बॉल का मोशन कुछ ऐसा होगा और बॉल यहाँ की लैंड होगी। ठीक है, जब बॉल लैंड हुई तब ये वाला पॉइंट भी तो मूव कर गया होगा। तो बिकॉज दिस पॉइंट इज इन मोशन, तो मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस बताऊं कि जब ट्रेन यहाँ पहुंच गई तो ये डिस्टेंस बताऊं, किसकी डिस्टेंस बताऊं, ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। तो मैंने सोचा शायद स्टार्टिंग वाले से पूछ रहे होंगे, तभी मैंने आपको बोल दिया कि ये यूएस रिजल्टेंट ले लो और कर दो। अगर उन्होंने स्टार्टिंग वाले से नहीं पूछा है, वो ट्रेन मूव कर रही है और फाइनल से पूछा है, तो फिर ये डिस्टेंस आंसर होगा, ये डिस्टेंस आंसर होगा। और ये कैसे निकालोगे, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकाल लेना। ट्रेन की खुद की स्पीड 30 थी ना, तो 30 को इग्नोर कर दो फिर, क्योंकि बॉल की जो 30 है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। समझे, फिर बॉल की यूएस ओनली u/√2 ले लेना। समझ में आ रही बात? हाँ सर, फिर बॉल को भी एडिशनल ट्रेन की इनिशियल स्पीड देनी पड़ेगी। वो नहीं देना पड़ेगी बेटा, वो ट्रेन की स्पीड मैंने आपको देकर बोला था यूएस रिजल्टेंट लेना। मैंने आपको बोला था ट्रेन वाली स्पीड भी दे देना। तो ट्रेन वाली स्पीड भी अगर दोगे ना, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगी वो पता चलेगी। और ट्रेन की स्पीड नहीं दोगे, इसका मतलब ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिलेटिव मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगी। और वो ये पूछ रहे शायद, तो ये पूछेंगे तो ये यूएस को u/√2 ले लेना। ठीक है, आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ट्रेन पर जिस पॉइंट से बॉल को फेंका उससे डिस्टेंस बताओ, पर वो पॉइंट तो रेस्ट पे है ही नहीं। तो कहां से बताए, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से बताया कि इस पोजीशन के पॉइंट से बताया, और थोड़ी देर बाद तो ट्रेन और आगे चली जाएगी। दे शुड हैव रिटन प्रॉपर्ली कि कहां से डिस्टेंस पूछ रहे हैं। दैट पॉइंट ऑन द ट्रेन इज मूविंग, तो शुरू में जो पॉइंट है वहां से बतानी है कि यहां से बतानी है कि आगे से बतानी है, कुछ बोलना था उनको, उन्होंने गलत पूछा है क्वेश्चन। समझे? चलो, स्वस्ति पूछ रही है सर 30 को इग्नोर क्यों किया, समझ नहीं आया। नो सर, आई वाज सॉइंग फॉर अदर केस। चलो एक बार मैं अच्छे से आप लोगों का सुन लेता हूँ, आपस से क्या बोल रहे हो। पहले तो एक बार क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर कर देता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन के से एक बॉल प्रोजेक्ट कर दी, दैट बॉल इज प्रोजेक्टेड रिलेटिव टू ट्रेन। पढ़ो वहां पर, लैंग्वेज पढ़ो, उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी दी है ना। कहा गया आपका क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, a ball is thrown from it perpendicular to direction of motion at 30 मीटर पर सेकंड at 45 डिग्री from the horizontal। ठीक है, तो जो वेलोसिटी दी है ये आपको बताया नहीं, देखो इसमें ढंग से लिखा नहीं है कि रिलेटिव है कि कैसी है। 30 मीटर पर सेकंड रिलेटिव है कि क्या, ये भी लिखा ही नहीं देखो वहां पर। उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमको क्या मानना चाहिए बताओ? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना चाहिए क्या? हाँ, जब कुछ कहा नहीं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेंगे। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेंगे तो फिर ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्टेंट इधर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है, थोड़ा क्वेश्चन बदल जाएगा, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन बदल गया। ये एक्स, ये वाई, ट्रेन की यहाँ पर, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉल की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे, तो उसका दो कंपोनेंट है।
बॉल फिर ऐसे मूव करेगी, हाँ गिर गए, ठीक है। तो बॉल की इस डायरेक्शन में स्पीड u cos 45, वर्टिकल स्पीड u sin 45, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 u by root 2, u was 30, u by is also u 30 by root 2 upon g is 10। तो यहाँ से आंसर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हुआ, 90 मीटर, इसका आंसर 90 मीटर आ जाएगा। बट एक गलती है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला नहीं कहाँ वाले पॉइंट से बतानी है, बिकॉज ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग। समझ में आया बात? और शुरू में मैंने क्या मान लिया था, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि रिलेटिव टू ट्रेन वेलोसिटी दी है, तो मैं ट्रेन की उसमें ऐड कर रहा था, तो वो एक मैंने मेरे से गलती हुई, वो मैं मानूंगा कि मेरे से गलती है। मैंने ये ढंग से नहीं पढ़ा कि वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में, मैंने मान लिया कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अब क्लियर है क्या सबको? चलो ओके। तो सर बट ट्रेन की भी वेलोसिटी उसे मिलेगी ना? नहीं राहुल, अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, मेंशन नहीं करते हैं वेलोसिटी तो अपन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानते हैं ना। ट्रेन से आपने फेंक दिया और बोला कि इसकी वेलोसिटी ये है, तो जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानेंगे, जब तक लिखा नहीं हो कि रिलेटिव टू ट्रेन वेलोसिटी दी है। समझे? जब तक लिखा नहीं हो उसको अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेंगे। चलो ओके। कुशाक बोला सर ऐसा ही सर्कुलर मोशन में पूछा हो तो अप्रोच क्या रहेगी? ऐसा ही सर्कुलर मोशन में पूछा हो तो अप्रोच क्या रहेगी? मत सोचो ज्यादा इस तरह से। सर्कुलर मोशन में ऐसा पूछा हो तो पहले मेरे क्वेश्चन पूरा आना चाहिए अपने सामने, तो अपन उसको कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज बताओ तो करेंगे, नहीं तो अभी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं हो, एग्जैक्ट चीजें नहीं पता हो, तो हम क्या करें? जब तक आप मुझे क्वेश्चन ढंग से नहीं बताओगे तो मैं क्या करूँ, कैसे बताऊंगा? ठीक है? हाँ, मुझे आप सेंड करना क्वेश्चन, तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो अब मॉड्यूल पे आ जाए, है ना? पेपर फिनिश, अब मॉड्यूल पे आ जाओ जल्दी से सब। तो मॉड्यूल फटाफट ओपन कर लीजिए और एक्सरसाइज 1, सर्कुलर मोशन की एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे? 18 क्वेश्चन से। सो बताते जाओ, फर्स्ट पेज पे 8 क्वेश्चंस में कोई डाउट? राहुल वेट करो एक मिनट। राहुल पूछ रहा है लीनियर एक्सेलरेशन में दोनों एक्सेलरेशन का सम आएगा क्या? मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? लीनियर मतलब एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, तो दोनों का ही सम होता है वो हमेशा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक मेरे पास 2 डाउट दिख रहे हैं अभी, 4 और 7। और किसी का कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा, जब तक मैं 4 और 7 कर रहा हूँ फर्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that the centripetal acceleration ac is varying with time ac equal to k square rt square, where k is a constant, k square rt square where k is constant. The power delivered to the particle by the force acting on it is, power delivered by the force, पावर कितनी दी है? सो पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या दूसरे तरीका पावर निकालने का होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये अपन अभी वर्क पावर एनर्जी में सीखेंगे। पावर वो कैसे निकालते हैं अपन? जो भी फोर्स लग रहा है इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और फोर्स। ठीक है, अब फोर्स कौन सा लेना होता है? ये ओनली टेंजेंशियल वाला, ओनली टेंजेंशियल वाला, दिस इज ओनली टेंजेंशियल। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हो, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज हाउ पावर इज डिफाइंड। पावर की डेफिनेशन समझ में आई इस क्वेश्चन करने के लिए पहले तो? हाउ पावर इज डिफाइंड ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन जो दिया है उसमें आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, देखो कितना दे रखा है? यस विप्सल बिल्कुल सही। तो फिर सेंट्रीपिटल वाला तो दे ही नहीं पाएगा, बिल्कुल सही। सेंट्रीपिटल फोर्स से वेलोसिटी थोड़ी चेंज होती, तो पावर चेंज नहीं होती, उसका पावर 0 होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी कर रहा है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, है ना? एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिगिनर बॉक्स नहीं कर रहे।
सो क्वेश्चन में कहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज k स्क्वायर r t स्क्वायर, k स्क्वायर r t स्क्वायर। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना v स्क्वायर बाय r, तो पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर वो आ जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। तो पार्टिकल की स्पीड वो है k r t, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होगा dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो हो जाएगा k r। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट वो आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम्हें पता है के आर टी, तो पावर हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड विच इज m के r इनटू स्पीड विच इज के आर टी। नाउ मल्टीप्लाई कर दो तो m k स्क्वायर r स्क्वायर t। आ रहा है समझ में? ओके चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब 7 ऑर्डर में 7 देख लेते हैं। रॉड ऑफ L is pivoted at one end is rotated with uniform angular velocity on horizontal plane. Let T1 and T2 the tension at the point L/4 and 3L/4 away from the pivot end। तो टेंशन बताना है। ठीक है, चलो 5th पे भी आएंगे, 5th भी कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है तो पहले ये कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 7 जो भी इसका हम रिजल्ट अभी सीखेंगे ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को याद रखिएगा। ठीक है, एक रॉड है, उसको एक एंड पे आपने हिंज कराए, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे, उसको सर्कुलर मोशन करा रहे। ठीक है, अब अगर इसको सर्कुलर मोशन करा रहे हो तो इसके सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस पे गया और यहाँ पे dx विड्थ मैंने कट करी, तो इस dx विड्थ में जो भी मास आएगा वो x रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। सही बात है क्या? मास आ जाएगा लेमडा dx। अगर इसका टोटल मास m है, लेंथ l है, तो m बाय l को बोल दिया लेमडा, लेमडा dx मास होगा। ओके 180। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्या करा, सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा मास का एलिमेंट कट करा, उसमें मास होगा लेमडा dx, लेमडा इज मास पर यूनिट लेंथ। ये क्लियर हुआ क्या? ये आया नहीं आया कुछ तो बताइए। क्लियर? ओके चलो, अब अगर ये क्लियर है तो इसको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ना, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ना, mv स्क्वायर बाय r, तभी तो मोशन करेगा। तो इसको फोर्सेस कौन कौन लगा रहा था? देखो इस पोर्शन को, जो बची हुई इधर की रॉड है वो कुछ टेंशन फोर्स लगा रही होगी, जो इधर की रॉड है वो भी कुछ टेंशन लगा रही होगी। ये टेंशन हो सकता है अलग हो, है ना। सो t डैश माइनस t should be mass into acceleration toward the center, which should be omega square into x. Hence t dash minus t, or the change in tension, should be lambda omega square x dx। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब एक चीज और समझो यहाँ पर, as I am going in this direction, x is increasing, but see that this t dash is more than t, so tension is increasing in this direction, टेंशन इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप फिर से बता देता हूं मैं। यहाँ पे टेंशन मैंने टी डैश माना था, इस पोर्शन पे इधर की जो रॉड टेंशन लगा रही है उसको टी डैश माना, जो इधर की रॉड टेंशन लगा रही है उसको टी माना। तो टी डैश माइनस टी, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इनका डिफरेंस इज द चेंज इन टेंशन। वो ये हो गया। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ दिस dt की जो डायरेक्शन है वो इधर है। हम x को जैसे जैसे कम कर रहे हैं तो टेंशन बढ़ रहा है, और x को बढ़ा रहे हैं तो टेंशन कम हो रहा है। तो dx और dt की डायरेक्शन अपोजिट है, dx और dt की डायरेक्शन अपोजिट है। फॉर दैट आई शुड पुट अ माइनस साइन हियर, आई शुड पुट अ माइनस साइन हियर। ये समझ में आ रहा है? मैंने माइनस की पुट करा।
बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट इन टेंशन इज डिफरेंट। तो मुझे मैं जैसे अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूंगा तो टेंशन इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए। अच्छे से देखो, इसको कोई डाउट हो तो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में जब भी इंटीग्रेशन होता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे जो वेरिएबल्स अज्यूम करे हैं आइदर बोथ शुड बी इंक्रीजिंग और बोथ शुड बी डिक्रीजिंग। अगर मैं एक इंक्रीज करने पे दूसरा डिक्रीज करे तो माइनस साइन आना चाहिए मेरे पास। क्या ये इक्वेशन क्लियर हो रही है? ओके चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्या होता है साइन की गलती होती है हमेशा, है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ये पता है कि मैं जैसे से x को इंक्रीज कर रहा हूँ टेंशन इज डिक्रीजिंग, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना। इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस dt को, और वहां इंटीग्रेट करोगे लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स dx को। सपोज आपको इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मान लीजिए टी नॉट पता है, यहाँ सपोज टी नॉट पता है, तो इस कोने पे जाएंगे तो यहाँ टेंशन जस्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। चलो, टेंशन इज चेंजिंग फ्रॉम टी नॉट टू टी, इन बिटवीन मैंने टेंशन यहाँ मान लिया टी, व्हेन x इज वेरिंग फ्रॉम L टू x। लिमिट समझ में आई? अच्छे से ध्यान दीजिए लिमिट्स पे। व्हेन x इज इक्वल टू L टेंशन इज 0। जस्ट इस एंड पे देखोगे, जस्ट यहाँ आखिरी वाले एंड पे देखोगे तो टेंशन लगभग 0 हो जाएगा। आखिरी में मास के बाद तो कुछ है नहीं, तो यहाँ टेंशन 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू L पर टेंशन 0, और व्हेन x इज x टेंशन इज t, तो मैंने L टू x t नॉट से सॉरी 0 से t, 0 से t, ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स होना चाहिए। क्या लिमिट्स क्लियर हो रही है सबको? ध्यान दीजिए लिमिट्स पे अच्छे से, है ना। सबसे कॉर्नर में जो टेंशन है यहाँ पर, यहाँ 0 होना चाहिए, बिकॉज इसके आगे तो कोई मास ही नहीं है, तो इसके आगे आपको कुछ फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ टेंशन 0। और रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ टेंशन मैंने मान लिया t, तो व्हेन लेंथ x पे गए तो टेंशन t है, जब L लेंथ पे गए तो टेंशन 0 था। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो तो किसी भी जनरल लेंथ पे टेंशन मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे माइनस dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स विल बी t माइनस 0, वहां पे लेमडा ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स विल बी L टू x। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस साइन लगाया तो माइनस t इज इक्वल टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर में लिमिट लगाओ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस साइन वहां भेज दो तो टेंशन आ गया लेमडा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जनरल पोजीशन एक्स पर टेंशन की वैल्यू आ गई। ये अच्छे से समझ में आ रहा है? You can also substitute value of lambda which is n by। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको। देखो अच्छे से, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से आया? यस ओके, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें सीखी इसमें आपने। ठीक है, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखना थी कि जब भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बने, ये जो ऐसी इक्वेशन बनती ना जिधर छोटा सा चेंज इन एक्स, छोटा सा चेंज इन टेंशन, इनको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। these equations are called differential equation। so in this differential equation the variable x and variable t, these are two variables with increment in x tension is decreasing, that's why I should have a negative sign here। हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा when I am increasing the x tension is decreasing, यहाँ t डैश बड़ा था t छोटा था, तो जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो टेंशन कम हो रहा है। so because when x is increasing tension is decreasing, तो मेरे पास यहाँ माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, दोनों वेरिएबल या तो इंक्रीज होना चाहिए या दोनों डिक्रीज होना चाहिए। जब दोनों का ओरिएंटेशन अलग हो
एक इंक्रीज हो रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो तो आपके पास माइनस साइन आना चाहिए, अदरवाइज आपकी इक्वेशन में गलती, रिजल्ट जो आएगा उसमें गलती आ सकती है। तो ये मैथमेटिक्स एक तो ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज फिर हमको लास्ट में यहाँ पे टेंशन का सही करना था, x इक्वल टू एल पे टेंशन 0 थी और x पे टेंशन t थी, ये लिमिट सही पुट करना थी, फिर आगे सॉल्व सही करेंगे तो सही आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने तो आपको अब जनरल, रॉड घूम रही है तो जनरल टेंशन निकलवा दी। अब तो तुम्हारा क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, है ना। जो भी उसमें पूछा है अब वो कर सकते हो, 7th में कहा टेंशन ज्यादा कहा कम सब बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। फिर 5 में बोला था, 5 एक बार मैं बताऊं क्या कि हो गया 5th नंबर, हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक सब हो गए, है ना। अब आ जाओ आगे 14 तक, तो बताओ 14 तक क्या क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 तक, 13 में स्यूडो फोर्स ऊपर ही लेंगे ना, ठीक है, मैं आऊंगा 13 पे, 13 देख लेते। इन द फिगर शोन अ लिफ्ट गोज डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेल रिटार्डेशन, लिफ्ट नीचे जा रही है उसका रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है मतलब लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर है, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स नीचे लेंगे, समझ। लिफ्ट इज गोइंग डाउन बट इट इज रिटार्डिंग, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट का नीचे मोशन है तो एक्सेलरेशन ऊपर, बिकॉज रिटार्डेशन का है, और एक्सेलरेशन ऊपर तो स्यूडो फोर्स नीचे, ठीक है। चलो, अब 14 और 11 का लास्ट पार्ट, 11 का लास्ट पार्ट पहले देख लेते। क्वेश्चन नंबर 11, a smooth wire is bent into the vertical circle of radius a bead p can slide smoothly on the wire, the circle is rotated about the vertical diameter ab on the axis with constant speed omega as shown in the figure, the bead p is at rest with respect to the wire in the position shown, then omega square is equal to, अच्छा। so जो पोजीशन दिखाई है आपको उस पर आपको सेंटर से एंगल समझ में आ रहा है क्या कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ऐसा बोला है कि ऐसे घूम रही हो बीट, ये रेडियस a/2 है, तो सर्कल के सेंटर से ये एंगल समझ में आ रहा है कि हमको, ऑफकोर्स आना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। कैसे, तो ये a/2 है तो साइन निकाल लो इसका, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब 30 डिग्री का अगर एंगल है तो याद करो वो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में कंडीशन निकाली, वो बन जाती है v²/rg = tan थीटा आ जाता है अपना, यहाँ पर भी वही आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर वही, बिकॉज अगर तुम बीड का एफबीडी देखो तो उसमें दो फोर्सेस है, एक तो नॉर्मल और दूसरा उसका वेट। दिस इज एग्जैक्टली लाइक conical pendulum, this is exactly like the many other situations which we have already covered, तो ये इक्वेशन होना चाहिए, आ रहा है क्या समझ में, ओके। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 11 अभी अपन ने करा, तो ये हो गया अच्छे से। राहुल वेट, अपन क्वेश्चंस तो करे, जितने अपन ने डिस्कस करा वो तो करे। 11th हो गया, ओके। 11th के बाद 10th बोला है मुझे, 10th, a disk of radius r is a light pole fixed perpendicular to disk at the circumference which in turn has a pendulum of length r attached to its other end shown in the figure, this is rotated with constant angular speed omega, string making angle 30 degree with the rod, then the angular speed omega of the disk is, तो सेम फंडा लगाना है, सेम फंडा लगाना है, रेडियस सही सही देखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क पे पोल है, वो पोल पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे मास लटका हुआ है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है ना। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r sin 30, और ये r भी था, तो सेंटर से कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा है, 3r/2 की रेडियस में रोटेट कर रहा है वो मास 3r/2 की रेडियस में रोटेट कर रहा है, और सेंटर की तरफ टेंशन और उसका वेट, दो ही फोर्सेस है, तो ये सेम कंडीशन लग रही है वहां पर भी, आ रहा है क्या समझ में, बोलो। यस राहुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो क्वेश्चन कंप्लीट फिर, 10th क्लियर।
10th आया नहीं आया निवेश? ओके ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आया है इसके अलावा? 14th आया था। हाँ राहुल, नहीं नहीं नहीं, रेसेस डिस्कस करेंगे बेटा, देखो करते जितने जितनी चीज हो पाएगी। चलो तो अब इसके अलावा 14th वाला डाउट आया मेरे पास, है ना? देखो 14th में क्या बोला है? पार्टिकल ए मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर रिलेटिव टू o रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 0.4 रेडियन पर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, इसको याद रखना, इस पे स्टार वगैरह लगा के रख लो, इसको याद कर लेना क्वेश्चन को। आप जो भी रिजल्ट आया ना इसका, वो अच्छे से याद रखना क्वेश्चन को, ये कई जगह जरूरत पड़ सकती है आपको इसके रिजल्ट की। ठीक है, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में? एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, एक कोई पॉइंट लिया सर्कल के एक एंड पे, वहां से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाया। जैसे जैसे पार्टिकल मोशन करेगा दिस पोजीशन वेक्टर विल चेंज। इज दिस क्लियर? तो दिस पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग। ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे पार्टिकल मोशन करेगा दिस पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, दिस पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग। ये दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन नंबर 14 में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिख रहा है? ओके, है ना? नाउ अब देखो, सर्कल के सेंटर से अगर मैं इसे ज्वाइन करता और इस पॉइंट को भी ज्वाइन करता, तो ये एक होता आइसोस्केलेस ट्रायंगल। दिस मस्ट बी एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, so this angle and this angle must be same. If this is theta, this should also be theta, and theta plus theta, तो exterior angle property से ये होता है 2 theta. Is this clear? If this angle is theta, तो ये भी theta होता, because both are radius. This is an isosceles triangle. तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये होता है 2 थीटा। ये समझ में आया? यस, ओके। चलो नाउ मैंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है। अब मुझे इस लाइन को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर ये रेडियस वेक्टर यहाँ से थीटा एंगल बनाएगा तो सेंटर से जो वेक्टर बनेगा वो 2 थीटा एंगल बना रहा है विद डायमीटर। ये अच्छे से क्लियर है सबको ना? ठीक है, अब अगर आपको यहाँ की एंगुलर वेलोसिटी दी है तो बिकॉज ये एंगल डबल है तो ये एंगुलर वेलोसिटी डबल हो जानी चाहिए। सिंपल, बिकॉज इस एंगल का डबल एंगल है तो जो यहाँ रेट ऑफ चेंज आएगा उसका डबल रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? यस, ओके। अब ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत काम का क्वेश्चन है, याद रखना, है ना? अब मुझे लगता है हो जाएगा क्वेश्चन पूरा, है ना? आपको सर्कल के सेंटर के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी वो मिल गई, और अगर वो मिल गई तो आप फिर इस पार्टिकल का आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो और ओमेगा वगैरह भी लिख सकते हो, तो उसकी वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए। आगे बताओ 15, 16, 17, 18 में कोई डाउट? 15, 16, 17, 18 में कोई डाउट? क्या हुआ, डाउट है कि नहीं बताइए? नो डाउट, ओके। चलो देखो, एक चीज और आप सबको फिर से समझाता हूं मैं। अगर आपको जेई क्रैक करना है ना, तो जेई क्रैक करने के लिए, जैसे मैं खुद तो जेई क्रैक करा हुआ, मैंने कई बच्चों को जेई क्रैक कराया है, तो जेई क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपको। ठीक है, हाँ अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो पहले तो मेरी बात सुन लीजिए सब बच्चे अच्छे से।
तो आप सब बच्चे जो क्लास में हैं अभी, मुझे पक्का पता है आपने डेफिनेटली क्वेश्चंस करे हैं तभी क्लास में हो, लेकिन क्या होता है मैंने देखा है कि धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस कम करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करना कम कर देते हैं, और फिर बस क्लास सुन ली, थ्योरी सुन ली, उनको लगता है हमको सब आ गया। अगर आप ऐसा करोगे, अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में कभी रैंक नहीं आ सकती, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन है ना, बहुत प्रेशर रहता है माइंड पे वहां पे, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है। ओनली 1 घंटा मिलेगा फिजिक्स में जिसमें 25 क्वेश्चन करना है जेईई मेंस में, और एडवांस में तो और डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। अभी तो एडवांस के क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन एडवांस के लेवल का नहीं था जो अभी भी अपन ने करे, एक क्वेश्चन भी मैं बोल नहीं सकता कि एडवांस के लेवल का इनमें, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस लगती है, अगर आपको एडवांस में अच्छी रैंक लाना है तो खूब प्रैक्टिस लगती है। वो कैसे होगा? जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो खूब क्वेश्चंस करो, जो डाउट है पूछो, समझे। धीरे धीरे क्या होता है, मैंने देखा है बच्चे एंड 11th के एंड आते आते क्या उन्हें लगता है क्वेश्चन कम करना स्टार्ट करते, क्वेश्चन करना कम कर देते हैं, ठीक है। और वो कम करते हैं तो फिर उनको डाउट रह जाते हैं, वो टॉपिक स्ट्रांग ही नहीं होते, फिर एग्जाम में रैंक नहीं आती। तो आप सब बच्चे अच्छा कर रहे हो, जो बच्चे नहीं कर पाए क्वेश्चन अभी, उनको भी मैं बोलूंगा अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे तो, कि भैया क्वेश्चंस करो। मेन चीज थ्योरी पढ़ना नहीं होती, मेन चीज क्वेश्चंस करना होती है। जब क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो थ्योरी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। चलो, तो एक डाउट आ रहा था मेरे पास स्वाति का। स्वाति क्या डाउट है बेटा, बताओ। सर मैं एक्चुअली 15th क्वेश्चन में ये पूछ रही थी कि हाँ 15th क्वेश्चन में लाइक हम लोग ने वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन लेके उसका रेडियस सॉल्व किया था, पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी, आपने जो बोला अभी वो गलत है। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेते, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेते हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अलोंग द वेलोसिटी। तो मैं मतलब यही पूछ रही थी कि इसमें फर्क क्या होगा, हम लोग ए का कंपोनेंट ले या बी का। बहुत फर्क होता है। पार्टिकल का मोशन जो होता है दैट इज अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। पार्टिकल का मोशन वेलोसिटी के अलोंग होता है, तो मोशन जिस डायरेक्शन में है वो उसके पाथ की डायरेक्शन होगी, और उसके परपेंडिकुलर रेडियस की डायरेक्शन होती है, समझे। तो डायरेक्शन ऑफ रेडियस इज नॉट अलोंग द एक्सेलरेशन, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ना लेके वेलोसिटी के ले लो, समझे। समझ में आया कि नहीं हाँ आया? सर, हाँ सर, ओके। ठीक, चलो। एक्सरसाइज 1 में किसी को और कोई डाउट नहीं है? पक्का मैं कंप्लीट मान लू। अब एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2 ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 11 क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझको। पहले इंटीजर, पहले कॉम्बिनेशन है, पहले कॉम्बिनेशन में कोई डाउट? फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कोई डाउट? ये तो मुझे लग रहा है तो क्लास का करा हुआ क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर, द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने आपको पंखे वाला क्वेश्चन कराया था ना, फैन रोटेट कर रहा है, वैसे क्वेश्चन हो गया सेम। कॉम्बिनेशन 1। आगे बताओ, मैच द कॉलम में कोई डाउट है क्या? आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नाइन्थ, नाइन्थ में डाउट आया मेरे पास। 3 point particle PQR move in a circle of radius r with different but constant speed. They start moving at t0. Their initial position is shown in the figure. The angular velocity in radius per second of p and q and r are 5 pi, 2 pi and 3 pi respectively in the same sense. The time interval after which they all meet, वो तीनों एक साथ कब मिलेंगे? तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे पूछा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 को करने के लिए देखो, जब वो एक साथ मिलेंगे तो उस समय उन सबकी पोजीशन वही होगी जो किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की होगी, सही है ना। अगर वो एक ही जगह पर आ गए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू जहां पहुंचेगा वहीं सब आ जाएंगे, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं। जिस पोजीशन पर क्यू होगा उसी पर बाकी दोनों भी आ जाएंगे, आया ना। हाँ बिल्कुल सही, तो यही मैं एक्चुअली वत्सल बिल्कुल यही कराना चाह रहा हूं मैं। तो एक काम करो, सबसे कम एंगुलर वेलोसिटी किसकी वो देखो, सबसे कम किसकी वो देखो। पी क्यू आर में पी की दिए 5 पाई, क्यू की दिए 2 पाई और आर की दिए 3 पाई, ठीक है। पी की दिए 5 पाई, क्यू की दिए 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी से है, और आर की दिए
3 पाई। तो इसके रिस्पेक्ट में देख लो, मान लो कि इसका रेडियस वेक्टर रोटेट ही नहीं कर रहा है, तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू देखा, इसकी वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओनली पाई हो जाएगी और इसकी 3 पाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपको रेस्ट पे दिखेगा। समझ में आया? ये अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस। अब ये बताओ, ये आर वाला पार्टिकल क्यू की पोजीशन पे आया और पी वाला भी क्यू की पोजीशन पे आया, तो पी ने जो एंगल रोटेट करा और आर ने जो एंगल रोटेट करा, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? आर ने जो एंगल रोटेट करा और पी ने जो एंगल रोटेट करा, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? बताओ। पाई होना चाहिए। अच्छे से सोचो, अच्छे से सोचो। आर इतना एंगल रोटेट करेगा, दैट इज 3 पाई बाय 2। पी इतना रोटेट करेगा, विच इज 2 पाई, सॉरी विच इज पाई बाय 2। So the difference of angle rotated by R and angle rotated by P must be pi. In T time P कितना एंगल रोटेट करेगा? 3 pi into T. R कितना एंगल रोटेट करेगा? pi into T. और इनका डिफरेंस pi होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया? बस, तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा? pi upon 2 pi, that is half. समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है हो गया क्वेश्चन, है ना? अब हो गया क्वेश्चन, अच्छे से देख लो, आंसर चेक कर लो, यही है क्या? चलो, और कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? सर 1.5 दिया है आंसर, 1.5 दिया है। अच्छा, एक मिनट, हमने कुछ गलती तो नहीं करी है? एक मिनट, टाइम इंटरवल आफ्टर विच दे ऑल मीट इज, तो क्यू के रिस्पेक्ट में देखा तो ये पाई से चलेगा, वो 3 पाई से चलेगा, ये तो बिल्कुल सही करा मैंने। उसके बाद ये पाई एंगल ज्यादा कवर करेगा, बस पाई इंटू टी, 3 पाई टी, डिफरेंस होना चाहिए पाई का। एक सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे, है ना? ये रॉन्ग हो गया बेटा, ये रॉन्ग हो गया, देखो ये गलत हो गया, ध्यान से देखो। ठीक है, टी इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखो पाई है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई है। ये फास्ट चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है। तो किसी टाइम में ये जितना एंगल घूमेगा उससे 1/3 एंगल ही घूम पाएगा ना? देखा आपको? हाँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखो कम है, ओनली पाई है, तो ये ज्यादा घूम जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन अलग अलग, मान लो P Q पे पहुंच गया, तो P अगर Q पे पहुंचेगा तो P ने पाई बाय 2 एंगल कवर करा होगा, या 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कवर करा होगा, या 4 पाई प्लस पाई बाय 2 कवर करा होगा। जब P Q पे पहुंचेगा तो टाइम जो भी उसने उसमें लगा, उसमें एंगल कितना रोटेट करा होगा? व्हेन P meets Q, जब P Q को मिलेगा तो कितना एंगल कवर करा होगा? जो टोटल एंगल कवर होना चाहिए वो होना चाहिए 2n पाई प्लस पाई बाय 2, टोटल एंगल ये कवर होना चाहिए। और जब R Q पे मिलेगा तो एंगल कवर कितना होना चाहिए? 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, where n may be this number may be different, अलग रिवॉल्यूशन का नंबर हो सकता है उसका। ये क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन कब लिखी मैंने? व्हेन R मीट्स Q, जब R Q पे मिलेगा तो R ने जो एंगल रोटेट करा वो होगा 3 पाई बाय 2, या 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2, या 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 2। ये समझ में आ रहा है?
ये दो इक्वेशन आ रही है मेरे पास। अब मुझे पता नहीं है कि इन्होंने कितने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, लेकिन ये पता है कि दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो एक टाइम सेम होगा। दोनों अगर एक साथ क्यू पर पहुंच रहे तो टाइम सेम होगा। डिवाइड दिस इक्वेशन तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। अगर इन इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई टी अपॉन पाई टी शुड इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 अपॉन 2m पाई प्लस 3 पाई बाय 2। तो यहां से देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है, ये टी टी कैंसल, 3 इक्वल टू वहां से पाई कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, 2n प्लस हाफ अपॉन 2m प्लस 3 बाय 2। अब n और m ढूंढ सकते हो, n और m ढूंढ सकते हो जिससे कि ये रेशियो 3 आ जाए, जिससे कि रेशियो 3 आ जाए। मान लो मैंने m को अगर 1 ले लिया, ये n और m इंटीजर्स है, तो m को अगर 1 ले लूं तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या आएगा, m को अगर 1 ले लूं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 प्लस 3 बाय 2। ठीक है, उससे न्यूमरेटर कितना आएगा वो निकाल सकते हो, देखो वो इंटीजर आएगा कि m और n इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6m प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस हाफ। तो 6m ये 9 बाय 2 वहां ले जाओ, 6m माइनस 2n, 9 बाय 2 वहां ले गए तो 1 बाय 2 माइनस 9 बाय 2, 1 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 इज माइनस 8 बाय 2 और माइनस 4, और I can write 2n minus 6m is equal to 4। ठीक है, so if m equal to 1 तो n की वैल्यू यहां से ढूंढ सकते हैं, m equal to 1 ले लिया तो n की वैल्यू यहां से ढूंढ सकते हैं। m को 1 ले लिया तो 6, उधर गया 10, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये एक सर्कुलर मोशन करके फिर यहां पहुंच रहा है तो उतनी देर में वो 5 सर्कुलर मोशन पूरे करेगा। ये आ रहा है समझ में? अब समझ में आया क्या? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार शुरू से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने करा क्या। सबसे पहले क्यू के रिस्पेक्ट में देखा, क्यू के रिस्पेक्ट में दोनों की मैंने जो एंगुलर वेलोसिटी जिससे घूम रहे सेंटर के रिस्पेक्ट में वो चेंज कर दी। अब अगर पी पॉइंट क्यू पे पहुंच रहा है टी टाइम में तो क्या होना चाहिए, उसने पाई बाय 2 एंगल कवर करा होगा, या 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कवर करा होगा, या 4 पाई प्लस पाई बाय 2 कवर करा होगा, मतलब 2n पाई प्लस पाई बाय 2 कवर करा होगा। When P is reaching Q, the angle rotated must be 2n pi plus pi by 2. Similarly, जब R Q को रीच करेगा तो उसने जो एंगल कवर करा होगा 2n pi plus 3 pi by 2 होना चाहिए। ठीक है, दोनों अगर एक साथ यहाँ पहुंच रहे तो टाइम सेम है, टाइम सेम है तो इनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके सॉल्व करते क्या ये इक्वेशन बनी। n n m आर इंटीजर, तो ये m एक इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, उस पे सबसे पहले पहुंचेगा, टाइम की सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी जब m सबसे छोटा होगा। तो m की सबसे छोटी वैल्यू ले ली मैंने 1, ये 1 लेके चेक करा कि n क्या आ रहा है तो 5 आ गया, वो इंटीजर आ गया। मान लो इंटीजर नहीं आता तो m को मैं 2 लेता, फिर m को 3 लेता, जब तक इंटीजर नहीं आता मैं लेते चलता। m इक्वल टू 1 लेने पे इंटीजर आ गया n। तो इससे मुझे समझ में आया कि ये वाला पार्टिकल 5 रिवॉल्यूशन पूरा करके फिर यहाँ पहुंच रहा है, और ये एक रिवॉल्यूशन पूरा करके फिर यहाँ पहुंच रहा है, और दोनों एक साथ मिल रहे हैं। अब ये n और m की वैल्यू यहाँ रख दो और टाइम निकाल लो, जो टाइम आ गया वो आंसर। चलो, और अभिनव बोल रहा है कि m को 0 क्यों नहीं ले सकते। हाँ यार, 0 भी ले सकते, 0 भी ले सकते, इंटीजर में 0 भी ले सकते, 0 ले लो वो भी कर सकते, बिल्कुल सही। तो उससे तो और कम टाइम आएगा, 0 लेने पे भी इंटीजर आ रहा है, देखो 0 लिया तो n इक्वल टू 2 आ गया। यस, यू कैन टेक दिस टू बी 0 आल्सो, तो सही बात है, ये ज्यादा कम टाइम आएगा, दिस इज द लीस्ट टाइम। m 0 डालो तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये 0 हो गया, 3 बाय 2, आंसर 3 बाय 2। हाँ वही। चलो, अब आया क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ अच्छे से? ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और प्योर लॉजिक, इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं जो फिजिक्स से देखो। मतलब ये क्या है, 8 9 10 में पढ़ते हैं अपन, ये जब यहाँ मिलेगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ये तो अपन बेसिक से लिख रहे हैं ना, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बताइए कोई डाउट इसमें, एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट? आई एम ऑब्जर्विंग योर डाउट्स, ऑल क्लियर। अच्छा,
चलो तो एक्सरसाइज 2 अपनी कंप्लीट। एक काम करते हैं, इट्स अबाउट 1.5 आवर, तो यहीं रुके अपन, बहुत डिस्कशन हो गया। रेस वगैरह फिर अपन नेक्स्ट एक और डिस्कशन क्लास रख लेंगे, चलेगा? या अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन रेस, ओके? हाँ, एससीवी भी बाकी है वही, तो एक काम करते हैं, रेस प्लस एससीवी वो आपकी तो सारे दिन ही क्लास है सर। अब नेक्स्ट वीक जब तक एससीवी कर लेंगे। हाँ ठीक है, अपना डब्ल्यूपी जो चैप्टर है वो अभी चल ही रहा है, उस तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे अपन, ठीक है ना? तो एससीवी एंड रेस ये अपन नेक्स्ट वीक के लिए रख लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपका डब्ल्यूपी चल ही रहा है, तो डब्ल्यूपी में अभी टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक तो होगा नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक अपन ये कर लेंगे, ठीक है? चलो ओके बच्चों, फिर अपन आज नहीं रुकते। बाय सबको। सर्कुलर की एक ही रेस है, हाँ बेटा सर्कुलर की सिर्फ एक ही रेस है, ठीक है? चलो बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।